बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। स्टूडेंट्स, हम जब भी किसी एक्सरसाइज को करते हैं तो उससे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जब हम 6.5 स्टार्ट कर रहे थे तो उससे पहले हमने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप पार्ट 1 को लाजमी देखें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहां से देख लेना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि द फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर ऑफ हाइट 120 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स on same sides of tower at water level are 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब मैंने आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन का बताया था कि मैं आपको एक दफ़ा ये दिखा देती हूँ। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अगर हम खड़े हैं, टॉप पे खड़े हैं और बॉटम की किसी चीज़ को देख रहे हैं और उस हमारे खड़े होने और उस चीज़ के बीच में जितना भी एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। सेम यही यहाँ पे बात हो रही है कि टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पे कोई खड़ा है और उस टॉप तक ना जो टावर है उसकी हाइट जो है वो 120 मीटर है। और साथ ही एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी बता दिया गया है कि टावर से लेकर नीचे तक कितना है, 60 डिग्री और 45 डिग्री। अब वाटर लेवल तक की बात की जा रही है, ग्राउंड की बात नहीं की जा रही। वाटर लेवल तक 60 डिग्री और 45 डिग्री तक का एंगल है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स। अब दो बोट्स की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स की बात की गई है। तो दो बोट्स का सेम साइड पे एंगल बन रहा है, वो है 60 डिग्री और 45 डिग्री। उन दोनों बोट्स के बीच में हमने डिस्टेंस बताना है। देखिए अगर दोनों ही बोट्स एक सेम साइड्स पे हैं तो फिर उनका एंगल जो है वो किस तरह डिफरेंट हुआ। हमने ये देखना है कि उनके डिस्टेंस की वजह से उनके एंगल में डिफरेंस आया है और वो डिस्टेंस कितना है तो वो हम फाइंड करेंगे। आइए सबसे पहले तो इसकी डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक टावर की हाइट दी गई है, ऐसे ही है। तो हम एक यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं और कहते हैं कि ये जो है ना ये टावर है, ठीक है, और ये इसकी हाइट है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हाइट है और इसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल एज से और वो कितनी है 120 मीटर से। इसी तरह साथ ही हम कहते हैं कि हमारे पास जो एंगल्स हैं दोनों वो कौन कौन से हैं। एक फॉर एग्जांपल बोट जो है वो यहाँ पे है इधर और दूसरी बोट हम कहते हैं कि यहाँ पे है, ठीक है। अब इन दोनों का जो एंगल है हम वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम कह लेते हैं कि ये 45 डिग्री है और यहाँ पे कह लेते हैं कि ये 60 डिग्री है। दो बोट्स की बात हो रही है। इसी तरह हमारे पास जो ऊपर टॉप है टावर की पूरी, वो यहाँ पे देखिए कि वो कितनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि ये पूरी जो है ये इसकी टॉप है। अब इस टॉप पे हम कहेंगे कि कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास नेम्स देने पड़ेंगे। पहले हम इसको नेम दे देते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब ये हमारे पास नाम भी आ गए। अब हमने देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास और किन किन चीज़ों को हमने फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस को। हम इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो मैं कह देती हूँ कि मैंने इसको एक्स नाम दे दिया और ये मेरे पास फाइंड करना होगा। और साथ ही साथ मैं कहती हूँ कि अगर ये एक्स है तो बी और सी जो है यहाँ तक ये वाई हो जाएगा। अब इतनी जो है वो नेमिंग हमने कर लिया। अब बाकी सारे जो हमारे पास लिखे जाएंगे वो स्टेटमेंट के थ्रू लिखे जाएंगे। अगर आप स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइट कितनी है स्टेटमेंट के साथ, तो वो आप लिख सकते हैं। मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास हाइट है, हाइट ऑफ टावर, और वो कितनी है 120 मीटर, ये मैंने लिखा। इसी तरह मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू कितना था 45 एंड 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। और डिस्टेंस जो है वो मैंने फाइंड करना है जिसको मैंने नाम दिया है किसका, एक्स का।
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फाइंड आउट। अब ये आपने अगर स्टेटमेंट देनी है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर यही होता है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया है तो उसका आंसर भी आप पहले स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करें। अब हम इसको फाइंड करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, पहले y को फाइंड करना है ताकि फिर हम x के अंदर पुटिंग कर सकें और अपने डिस्टेंस को निकाल सकें। तो ये हमारे पास जो y है वो कैसे फाइंड होगा, तो B C और D एंगल के अंदर y है, ऐसे ही है ना, B C और D एंगल के अंदर y पाया जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल B C और D इसके अंदर से हम क्या निकालेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी। हमें पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, तो हम किस को यूज़ करें, तो इसमें एटलीस्ट हाइट यूज़ हो। ये वाली हाइट क्या है इसकी, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर ये है हमारे पास, और साथ ही हमारे पास ये क्या है, बेस, हमने इसको फाइंड करना है। अब हमने ऐसा कौन सा एंगल, ऐसे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखना है कि जिसमें P भी आए और B भी आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास tan थीटा में P और B दोनों है, तो हम इन दोनों का यूज़ करते हुए यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय B। अब मज़ीद इसकी सॉल्विंग करते हैं। P हमारे पास क्या है, P हमारे पास है, ये देखिए D और C, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी D और C डिवाइडेड बाय B। बेस हमारे पास क्या है, B और C, तो मैंने ये लिखा मेरे पास B और C है। अब tan थीटा, थीटा में आप किसी का एंगल डालेंगे तभी आपके पास आंसर आएगा। अब एंगल कौन सा हम यूज़ कर रहे थे, अगर हम ये ट्रायंगल यूज़ करेंगे तो जाहिर है हम इसी का एंगल यूज़ करेंगे, और इसका एंगल कौन सा है, 60 डिग्री का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या DC जो भी हमारे पास था हम वो यहाँ पे लिखेंगे, और वो क्या था, 120 मीटर हाइट थी ना, 120 मीटर वो हमने लिखी, डिवाइडेड बाय, और हमारे पास क्या था, x और y। तो इसमें देखिए कि हमारे पास जो A और B का एंगल है वो तो x है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, B और C का। तो B और C किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y। ये हमारे पास y आ गया। अब हमने कैलकुलेटर पे देखना है कि tan 60 किसके इक्वल होता है। तो ये देखिए मैंने आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाया है, tan 60 इज इक्वल टू 1.7320। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, 1.7320 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय y, 120 डिवाइडेड बाय y। अब यहाँ पे देखिए कि ये y है, ठीक है, ये y उधर जाके, ये डिवाइड है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेंगे, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते उस तरह। तो ये y इधर आ जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 1.7320। अब इन दोनों को मजीद हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आया है। तो हमारे पास आंसर आया 69.28। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि y का आंसर क्या आया है, 69.28। अब ये हमारे पास y का आंसर आया है, हमें किसका आंसर चाहिए, हमें x का आंसर चाहिए, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस का बताएगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का बताएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे। अब डायग्राम में देखिए कि पहले हमने B, C और D के एंगल को यूज़ किया था, ये पूरी ट्रायंगल यूज़ हुई थी ना। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और ट्रायंगल भी है, A, B और D की, ऐसे ही है ना। A, B और D की ट्रायंगल को अगर यूज़ करें तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, 45 डिग्री का एंगल आएगा, ऐसे ही है। और साथ ही साथ अगर हम इस पूरी ट्रायंगल को यूज़ करें, अगर हम इस पूरी ट्रायंगल को यूज़ करते हैं तब हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आएगा। अब ये जो ट्रायंगल की बात थी ये मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि हमारे पास एंगल जो है वो 45 डिग्री का ही यूज़ होगा, ठीक है। अब हमने पूरी ट्रायंगल को यूज़ करते हुए आंसर निकालना है किसका, एक्स का। तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल A, C और D। अब देखिए यहाँ पे, अब आप इसको स्किप कर दें, ये जो 60 डिग्री वाला ना इसको स्किप कर दें। आप अपने जहन में ये रखें कि हमारे पास ये पूरी ट्रायंगल है, ये नहीं है, ये अलग ट्रायंगल नहीं है, ये पूरी हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इसमें देखिए कि ये पूरी बेस है और ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा कोई एंगल चाहिए, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए कि उसमें हमारे पास आंसर आ जाए किसका,
बेस का, क्योंकि हमारे पास बेस नहीं है, और हमारे पास उसमें कौन सा है जिसमें P भी आए और B भी आए। हमने अभी यूज़ किया जिसमें P और B आया था, और वो था tan थीटा का। तो ये देखिए मैं लिखूंगी tan थीटा इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई B। इसी तरह हम इसको देख लेते हैं कि P और B कहाँ पे है। तो P और B कहाँ पे है, CD जो है उसके पास P है, डिवाइडेड बाय B किसके पास है, A और C के पास। तो ये देखिए मैंने लिखा AC। अब इसके अंदर जो जो भी हमारे पास पुटिंग करनी है वो करेंगे। तो tan थीटा, थीटा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कौन सा यूज होगा, 45 डिग्री का, इज इक्वल टू CD किसके इक्वल है, 120 के, ये लिखा 120, डिवाइडेड बाय A और C किसके इक्वल है, X, और साथ ही Y भी है, दोनों आपस में प्लस होंगे तो ये पूरी लाइन बनेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। अब y का आंसर निकाला ही हमने इसीलिए था ताकि हमारे पास जो पुटिंग हो वो करने में आसानी हो। पुटिंग हमने कब करनी है, जब हमारे पास x का आंसर निकलना है। तो ये y का आंसर हमने इसीलिए निकाला था। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। tan 45 का आंसर देखते हैं क्या आया है। तो tan 45 का आंसर क्या आया, 1। अब हम यहाँ पे इस 1 को पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय x का आंसर नहीं है ना, y का तो है। y का हमारे पास क्या आंसर आया था, ये देखिए 69.28। हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे 69.28। अब इसकी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 69.28 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा x प्लस 69.28 इज इक्वल टू 120। ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 69.28। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 50.7। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 50.7। अगर आप इसको मजीद लिखना चाहते हैं राउंड ऑफ करके तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 51 मीटर। 50.7 किसके इक्वल होता है, 51 के इक्वल ही होता है ना, क्योंकि पॉइंट के आगे जो डिजिट है हमारे पास वो 7 है, और 7 जो है वो 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि पीछे वाले के अंदर क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 51 मीटर। अब यहाँ तक हमें समझ आया कि डिस्टेंस जो है वो दो बोर्ड्स के दरमियान कितना है, 50.7। आप इसको स्टेटमेंट के थ्रू भी लिख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स इज x इज इक्वल टू 50.7 मीटर या फिर 51 मीटर। तो ये जो हमारे पास इधर से लेके इधर तक है इसका आंसर क्या आया है, 51 मीटर। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का एक दफ़ा रिव्यू भी दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हुआ और यहाँ तक हमारा y का आंसर आया था। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसकी ट्रायंगल है और ये इसका x का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़ लेते हैं कि 2 men ऑन ऑपोजिट साइड्स, 2 मैन हैं जो कि ऑपोजिट साइड्स पे खड़े हैं, यानी कि दोनों का आपस में सामना नहीं हो रहा, ऑफ आ ट्री, एक ट्री के, आर इन लाइन, और उस लाइन पे, विद इट, उस लाइन पे उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, एक दरख्त है, जैसे ये दरख्त है, ठीक है, यहाँ पे दरख्त है। अब इस दरख्त के जो है सेम मतलब के जगह सेम है, जिधर वो खड़े हैं ना, है वो जगह सेम है, और दरख्त के पास भी खड़े हुए हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास एक दरख्त है और इस दरख्त के एक इस साइड पे बंदा खड़ा है और एक बिल्कुल इस साइड पे बंदा खड़ा हुआ है, दूसरी साइड पे, लेकिन क्या है, वो जगह जो है वो सेम है, दरख्त भी वहां पे एक ही है, बस उनकी साइड्स जो हैं वो ऑपोजिट है। अब इसमें वो कहते हैं कि दे ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करते हैं कि दैट एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मैंने आपको बताया था। अगर ये देखिए, ये मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे खड़े हैं और ऊपर किसी चीज देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप नीचे से खड़े होके किसी ऊपर वाली चीज को देख रहे हैं, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और डिप्रेशन में हमने आपको बताया था अगर टॉप पे आप खड़े हैं और बॉटम की किसी चीज को देख रहे हैं तो उसका मतलब है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एलिवेशन की बात हो रही है, आप नीचे खड़े हैं और दरख्त को देख रहे हैं। अब दरख्त को दो बंदे देख रहे हैं, एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, एक किसी और जगह पे खड़ा है, एक किसी और जगह पे खड़ा हुआ है, दरख्त एक ही है, उस दोनों के देखने का जो एंगल है
उसमें एक बंदे का एंगल 30 डिग्री है और दूसरे का 60 डिग्री है, और द हाइट ऑफ ट्री इज 15 मीटर, और जो ट्री की हाइट है वो है 15 मीटर। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द मैन। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ये हमने उसमें जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की थी, हाइट फाइंड की थी, यहाँ पे भी हमने सॉरी वहाँ पे भी हमने डिस्टेंस फाइंड किया था, यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है। अब डिस्टेंस किसका फाइंड करना है? वो जो दो बंदे खड़े हुए हैं ना, उन दोनों बंदों के खड़े होने के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है, वो हमने फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे डायाग्राम। तो डायाग्राम बनाने के लिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक दरख्त है, ये ठीक है, ये हमारे पास एक दरख्त है, और इस दरख्त में एक बंदा जो है वो इस साइड पे खड़ा हुआ है और एक बंदा जो है वो इस साइड पे खड़ा हुआ है, ऐसे ही है। अब एक बंदे का एंगल बताया गया है कि वो 30 डिग्री है, उसके देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो, और एक बंदा जो है उसका क्या है 60 डिग्री का एंगल है। ये क्या है? ये दरख्त है, ठीक है, इसको मैं ट्री कहती हूँ, ये ट्री है, और इस ट्री की जो हाइट है वो कितनी है? हाइट है 15 मीटर, यही हमें बताया गया था। और मैं इसको नाम दे देती हूँ कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये सी है, और ये डी है, ये मैं नेम दे देती हूँ। अब इसमें से हमारे पास ये एक एक्स है और ये वाई है, जिनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये पूरा डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? ये पूरा डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, जो कि हम कहेंगे ये x प्लस वाई है। यहाँ से लेके यहाँ तक को x कह देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को कह देते हैं कि ये y है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम अलग अलग ट्रायंगल्स को फाइंड करेंगे, जैसे हमने पहले किया था ना, एक ट्रायंगल को पहले फाइंड किया फिर दूसरी को, सेम वैसे ही। तो पहले हम देख लेते हैं ए सी डी के ट्रायंगल को, फिर हम देख लेंगे बी सी डी की ट्रायंगल को, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने आंसर को स्टेटमेंट्स में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि हाइट कितनी है, जो आपके पास चीज़ें गिवन होती हैं और जो फाइंड करनी होती है वो सारी, तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं इसको डायरेक्टली जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो हमारे पास पहली जो ट्रायंगल है वो क्या है? ट्रायंगल ए सी और डी। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या चीज़ है और हमने किसको फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, सिर्फ इस ट्रायंगल को ले, इसको नहीं लेना फिलहाल। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का तो इससे कोई वास्ता ही नहीं है, हमने फाइंड करना है एक्स को। अब एक्स को फाइंड करने के लिए हम परपेंडिकुलर और साथ में बेस को देखेंगे। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज होते हैं? तो वो है टेन का। ये देखिए मैं आपको एक दफा दिखा भी देती हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। हमने ये पढ़ा हुआ है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इससे हमने याद किया कि जो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग है वो टेन इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय बी होता है, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय बी। थीटा कौन सा एंगल यूज हो रहा है? ये वाली ट्रायंगल यूज हो रही है, इसके अंदर क्या एंगल है? 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सी एंड डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी एंड डी डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास क्या है? ए और डी। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए और डी इज इक्वल टू सी डी हमारे पास क्या है? सी डी इज इक्वल टू एच, जो कि हमारे पास 15 है, डिवाइडेड बाय ए डी, जो कि हमारे पास क्या है? एक्स, जिसको हमने फाइंड करना है। अब टेन 60 हमने पहले भी देखा किसके इक्वल होता है? 1.7320 को इक्वल होता है, इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय एक्स। अब एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स 1.7320 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे क्या होगा कि x का आंसर निकालने के लिए हम जब भी किसी चीज़ का आंसर निकालते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको सेपरेट छोड़ें, और उसको सेपरेट जब तक छोड़ेंगे तब तक हमारा आंसर आएगा, ठीक है। जब सेपरेट होगा तभी आंसर आएगा ना। तो ये सेपरेट हो गया। अब ये 1.7320 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एक तरह से यहाँ पे क्या हो गई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। अब जब हम इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है? 8.66। मैंने यहाँ पे लिख लिया। आप यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 8.66
6 और किस में आंसर आएगा, मीटर में, क्योंकि अगर हमारे पास हाइट मीटर में तो बेस भी मीटर में ही होगी। तो ये हमारे पास एक्स का आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो इसकी ट्रायंगल है उसको देखते हैं, और वो ट्रायंगल क्या है, ये वाली। इसमें बी सी और डी की बात करेंगे कि ट्रायंगल बी सी डी में से हम किसको फाइंड करने जा रहे हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं वाई को, और फिर लास्ट में हम एक्स और प्लस वाई से ही इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये देखिए कि हमारे पास x तो आ गया है, तो y को यहाँ पे जब फाइंड करेंगे उसके लिए भी वही tan वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि हमारे पास उसमें भी परपेंडिकुलर है और वहाँ पे हाइपोटेन्यूज का कोई वास्ता नहीं है। साथ ही साथ हमने उसकी बेस फाइंड करनी है, तो हम tan थीटा को यूज़ करेंगे। ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई बी। और मज़ीद अगर हम इसको देखें तो p किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और बी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। ऐसे ही है। अब इसके अंदर पुटिंग होगी तो ये होगा tan 45 डिग्री है ना, वहाँ पे सॉरी 30 डिग्री है ना, ये देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल था, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री जब लिखा तो हमने देखना है कि tan 30 किसके इक्वल होता है, तो tan 30 इज इक्वल टू 0.5773 और इज इक्वल टू हमारे पास सी डी क्या है यहाँ पे, तो सी डी है हमारे पास एच जो कि 15 के इक्वल है, तो 15 डिवाइडेड बाय बी डी हमारे पास किसके इक्वल है, वाई के, वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आ गया 15 डिवाइडेड बाय वाई, और वाई का आंसर निकालने के वाई हम पहले उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 0.5773। तो वाई का आंसर हमारे पास क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू 28.98। तो ये देखिए कि हमारे पास 25.98 था, तो ये हमारे पास आ गया 25.98। अब मैंने आपको बताया था जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे स्टार्ट में, तो फिर हमने क्या करना है, x को प्लस करना है किसके साथ, y के साथ, बताया था ना। तो x को प्लस करेंगे y के साथ दोनों बंदों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ मैन इज इक्वल टू x प्लस वाई। x हमारे पास क्या आंसर आया था, 8.66, तो ये आ गया 8.66 प्लस 25.98, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 34.64। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 34.64। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है कि एटलीस्ट 34 मीटर जो है वो उनके बीच में डिफरेंस है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। हमारा ये क्या आया है, डिस्टेंस आया है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट होता है। मैं आपको एक दफ़ा इसका रिव्यू दिखा देती हूँ, तो ये आप इसको देख सकते हैं और यहाँ से देख के इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग की बात हो रही है, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक बिल्डिंग है जिसके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है और उसकी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है, और टॉप ऑफ द ट्री से बात हो रही है बिल्डिंग की तरफ। अब साथ ही साथ रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो फर्स्ट पे बात की गई है वो फर्स्ट की है और जो सेकंड पे बात की गई है वो सेकंड की वैल्यू है। इफ हाइट ऑफ ट्री इज 12 मीटर, अगर 12 मीटर हाइट होती ट्री की तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, फिर हाइट कितनी होगी बिल्डिंग की। आपने 12 मीटर से मजीद ऊपर देखना है कितने एंगल पे, 30 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल पे, और बताना है कि उसकी हाइट कितनी होगी बिल्डिंग की, और साथ ही साथ डिस्टेंस कितना है ट्री और बिल्डिंग के बीच में। तो ये आपने चीज़ें फाइंड करनी है। हम इसको सबसे पहले डायग्राम की शेप में बना देते हैं, सारा गिवन हुआ हुआ। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमारे पास हाइट क्या है किसकी, ट्री की। हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास ट्री है और ये हमारे पास है बिल्डिंग, ठीक है। अब इस ट्री की जो हाइट है ये इतनी है और बिल्डिंग की हाइट इतनी है, जिसको हमने फाइंड करना है। ट्री की हाइट कितनी है, हाइट इज इक्वल टू 12 मीटर। ये हमारे पास है क्या, ट्री है, मैं इसके ऊपर लिख भी देती हूँ, और ये हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है।
ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो नीचे है ये क्या है, फ्लोर है या ग्राउंड है जिसको हम कहते हैं। अब इसमें से एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन को देखना है। ये हमारे पास इन दोनों के बीच में एक लाइन है जिसमें हम बताएंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ जा रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ जा रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर बात करें तो वो तो जाएगा ऊपर देखने की तरफ, ऐसे ही है। अब ऊपर देखने वाला कितने के इक्वल है, एलिवेशन 30 डिग्री के इक्वल है। ये देखिए ना, एंगल ऑफ एलिवेशन किसके इक्वल था, 30 डिग्री के, और डिप्रेशन किसके इक्वल था, 45 डिग्री के। अब इसकी भी मजीद हम इधर से बना लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इधर से ऊपर देखें तब भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और अगर वहां से देखें तो ये भी हमारे पास 45 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो 45 डिग्री के ही होंगे, जाहिर है। अब इसको हम नेम दे देते हैं। मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई आ गया। सबको नेम भी दे दिया। ये हमारे पास जो पूरी एक डायाग्राम है इसकी वो बन चुकी है। हमने फाइंड किसको करना है, इस डिस्टेंस को, x इज इक्वल टू, मैं कह देती हूँ कि मैंने फाइंड करना है, और साथ ही साथ इस बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम एक पहली ट्रायंगल ले लेते हैं जिसका नाम है सी डी और ई। उस ट्रायंगल में से हम देखेंगे कि हमारे पास क्या गिवन है और हमने किसको फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बेस नहीं है और हमारे पास परपेंडिकुलर है। हमने सेम पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि हमने tan को यूज़ किया था जब हमारे पास p और b अवेलेबल थे। तो ये देखिए कि p और b आ गए, और वहाँ पे tan थीटा के दौरान जो थीटा है, एंगल है, वो कितना है, 45 डिग्री है, ऐसे ही है। तो ये आ जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है ये, और वो कितने के इक्वल है, 12 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास क्या है, x, जिसको हमने फाइंड करना है। अब tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ट्री से लेके बिल्डिंग तक का, वो है 12 मीटर का। अब हम सेकंड एंगल को देखते हैं, किसको, ए बी और ई को, इनको एलिवेशन की बात कर रही हूँ। तो एलिवेशन को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, और जो हमारे पास यहाँ पे एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री का। सेम वही चीज़ होगी कि हमारे पास हाइट कितनी है, तो वो हमारे पास यहाँ पे देखिए कि हम कह देते हैं कि जो ए बी है वो हमारे पास क्या है, वाई है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तभी हमें बिल्डिंग की पूरी हाइट की पता लगेगी। हमने फिलहाल यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड किया था सी से लेके डी तक, किसका, ट्री और बिल्डिंग के बीच का। अब हमने इस बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना है। तो अगर हम इसको फाइंड कर लेते हैं तो मजीद हम इसको भी आराम से कर लेंगे। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए अगर हम इस पूरी ट्रायंगल को लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी और ई है, तो इसमें से हमारे पास है क्या, हमारे पास यहाँ पे अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 12 मीटर के इक्वल है जिसको हमने फाइंड किया था, तो जाहिर है ये भी 12 मीटर के इक्वल होगा। अब हमारे पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो सेम हम tan थीटा वाला फार्मूला यूज करते हुए कहेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब इन दोनों के अंदर पुटिंग करते हैं परपेंडिकुलर और बेस की, तो ये हमारे पास आएगी परपेंडिकुलर y के इक्वल और बेस इक्वल आएगी किसके इक्वल, 12 मीटर के। तो ये हमारे पास आ गई 12, और थीटा हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है, ये देखिए 30 डिग्री के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 12। अब tan 30 किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 0.5773 के इक्वल, और y डिवाइडेड बाई 12। ये मैंने सीधा सीधा कैलकुलेटर पे लिखा तो मेरे पास आंसर है। अब 12 को हमने इधर लेके जाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जब 0.5773 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा किसका, y का। और क्या आंसर आता है इसका, तो ये हमारे पास आंसर आया 6.9276। तो y इज इक्वल टू 6.9276। अब ये हमारे पास हाफ आई है बिल्डिंग की हाइट। अब इसको हमने मजीद जो सॉल्व करना है वो पूरी बिल्डिंग की हाइट के लिए करना है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हमारे पास y 6.9276 के इक्वल आता है, तो ये वाली जगह
किसके इक्वल है। आप इसी के सीध में देखें, हमारे पास ट्री की हाइट 12 मीटर थी, ऐसे ही है। तो ये और ये लाइन देखिए सेम है ना इनकी हाइट। तो इस हाइट को अगर हमें पता है तो हम इस हाइट को इस हाइट से प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा पूरी बिल्डिंग की हाइट का। लेकिन इसके लिए आपने ये लाजमी देखना है कि आपके पास ट्री की हाइट कितनी है, तो वो कितनी है 12 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हाइट जो है, हाइट ऑफ ट्री वो कितनी है 12 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 12 मीटर एंड जो हमारे पास y है वो कितने किसके इक्वल है 6.9276 के। तो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू किसके इक्वल 12 मीटर के इक्वल प्लस किसके इक्वल y के इक्वल। तो 12 मीटर कितना था हाइट थी ट्री की और y कितना था हमारे पास 6.9276 प्लस 12 और ये हमारे पास आंसर आ गया 18.927। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग है। मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हाइट ऑफ हमारे पास आ गई बिल्डिंग और हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करनी थी इनका डिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ गया था डिस्टेंस। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया और मैं आपको इसका एक दफ़ा रिव्यू दिखा देती हूँ। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसका SSB ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास कि फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट है जिसका नाम ए है, ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंगल ऑफ एलिवेशन। एक पॉइंट है, ठीक है, बता दिया गया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ना डायग्राम से खुद ही बता देती हूँ कि जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है ग्राउंड का, ठीक है। इस पॉइंट की वो बात कर रहा है कि ये पॉइंट ए है जिसके ऊपर एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 200 मीटर है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज अल्फा। टावर की बात की जा रही है और टावर जो है उस टॉप पे कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है अल्फा। तो वो अल्फा जो है वो हमने फाइंड करना है। देयर इज अनदर पॉइंट, और एक और भी पॉइंट है वो है बी और 80 मीटर नियरर टू द टावर। और एक और पॉइंट है जो कि 80 मीटर उस टावर के करीब है जिस टावर की बात पहले की गई है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, उस एंगल का जो एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर, पूरे टॉप के टावर के टॉप का, फ्रॉम बी इज बीटा, वो अल्फा है और ये बीटा है। अब इसमें वो कहते हैं कि जो tan अल्फा है ना वो किसके इक्वल है 2 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल है। आपने हाइट फाइंड करनी है टावर की और बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। अल्फा आपको बता दिया है, बीटा आपने फाइंड करना है और हाइट आपने टावर की फाइंड करनी है। लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो आपको बता दिया कि वो 200 मीटर है और ए और बी के अंदर जो है नियर टू जो टावर है यानी कि टावर के जितना करीब है वो 80 मीटर का डिस्टेंस है। तो आप हाइट फाइंड करेंगे इसके साथ साथ। तो सबसे पहले तो इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये एक टावर है, ठीक है, जिसकी हाइट है कितनी, हाइट इज इक्वल टू 80 मीटर, यही है ना। उस टावर की हाइट कितनी है 80 मीटर है, डिस्टेंस 200 मीटर है, याद रखिए। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास दो जगह की बात की गई है, दो जगह की बात की गई है ना, दो पॉइंट की। हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। इसको हम कहते हैं कि ये ए है फर्स्ट वाले पॉइंट को, और सेकंड वाले पॉइंट को हम कह लेते हैं कि ये बी है। इसको हम वैसे ही नाम दे देते हैं सी का और इसको दे देते हैं डी का। अब इसमें से हमारे पास जो ए और बी इन दोनों का डिस्टेंस है, या जो हमें बताया गया है कि इन दोनों का डिस्टेंस है वो नियरर है। नियरर का मतलब है 80 मीटर नियरर है, तो वो कितना है, वो है हमारे पास 80 मीटर। इसी तरह बी और सी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बताया गया था वो कितना बताया गया था 200 मीटर, जहाँ पे हम एंगल ऑफ एलिवेशन को देख रहे थे, टॉप ऑफ द टावर की बात की जा रही है। अब यहाँ पे इसका जो एंगल है वो क्या है अल्फा और इसका जो एंगल है वो क्या है बीटा। बी पे बीटा है ना और ए पे अल्फा है। अब इसमें आगे हमने देखना है कि हम इस पूरे को
ए से लेकर सी तक को कह सकते हैं कि ये 200 मीटर के इक्वल है। ऐसे ही है, ये 120 के मीटर के इक्वल होगा तो ये टोटल हो जाएगा 200 मीटर के। ठीक है, अब 120 और 80 हमें पता है 200 मीटर के इक्वल होते हैं, और हमें ये भी बता दिया गया है कि जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर का डिस्टेंस है। अब हम एक एंगल को लेंगे और दूसरे एंगल को लेंगे, और साथ ही साथ जो चीज़ें हमें फाइंड करने के लिए बोली गई हैं हम वो फाइंड करेंगे। पहले हम ले लेते हैं एंगल ए सी डी को, और फिर हम एंगल बी सी डी को ले लेंगे। तो एंगल ए सी डी को देख लेते हैं, क्योंकि ए सी डी को मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये पूरा अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। इसको फाइंड करने के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तो 80 जो है वो हमने एक अंदाज़ा लगाया था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 80 था तो ये 80 था। अब इसको हम फाइंड करेंगे कि क्या ये 80 आता है। आपने ये 80 पहले नहीं लिखना, जब आपका आंसर आ जाएगा ना तब आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी ट्रायंगल ए सी डी tan अल्फा की बात हो रही है, या tan थीटा हम लिख लेते हैं पहले, फिर दोबारा इसको सॉल्व कर लेंगे। tan मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरे पास इसको फिलहाल नहीं लिखते, हमारे पास एच है और साथ इसमें हमारे पास बेस है, तो एच परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बी, तो ये मेरे पास आ गया। अब tan थीटा किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। p हमारे पास क्या है, p इज इक्वल टू एच और b इज इक्वल टू 200। अल्फा tan अल्फा किसके इक्वल किया गया था, 2 डिवाइडेड बाय 5 के, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 5, एच इज इक्वल टू 200। ऐसा ही है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना इसकी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम क्या कह सकते हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू एच, और ये हो जाएगा 5h। ऐसे ही है। अब हमारे पास h इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 5 होगा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा h का। तो ये देखिए आंसर क्या है हमारे पास h का, इज इक्वल टू 80। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, 80 हमारे पास आ चुके हैं। क्या, हाइट किसकी, टावर की। तो ये देखिए हमारे पास 80 आंसर आ चुका है, जो कि मैंने आपको पहले ही राइट करके दिया था। इसी के साथ हमने अब बी सी और डी की बात करनी है। तो बी सी और डी को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, बीटा को फाइंड करना है। इसको यूज इसलिए करना है क्योंकि हमने बीटा को फाइंड करना है। तो बीटा को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल बी सी डी की बात करेंगे कि इसमें से हमने किसको देखना है, कौन सा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है कि हमारे पास बीटा का आंसर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पी भी है और हमारे पास बी भी है। हमने किसको फाइंड करना है, बीटा को। tan थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई बी, वही फॉर्मूला यूज होगा। tan थीटा, थीटा किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है, इज इक्वल टू पी हमारे पास आंसर आया था 80 और बी हमारे पास आंसर आया था 120। ऐसा ही था। हम इसकी कटिंग करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये आ जाएगा 0 0 से कट, 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स किसके बना, मैं आपको दिखा देती हूँ। बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही है। tan इनवर्स 2, tan इनवर्स क्यों आया, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी हमने किसी का भी आंसर निकालना होता है तो हमें उसको सेपरेट छोड़ना पड़ता है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि जब भी आपने किसी भी चीज़ का आंसर निकालना है, किसी भी वेरिएबल का आंसर निकालना है, तो उसको आपको सेपरेट छोड़ना पड़ता है, तभी उसका आंसर निकलता है ना। तो ये देखिए b इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 डिवाइड बाई 3 हुआ। हम कैसे tan इनवर्स को करते हैं, शिफ्ट दबाएंगे और ये देखिए ये हमने शिफ्ट दबाया, tan दबाया, tan इनवर्स आ गया। साथ ही हमने 2 डिवाइडेड बाई 3 लिखा, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 21.144। चूंकि हमने इसमें ब्रैकेट्स यूज़ नहीं की थी इसीलिए आपका आंसर गलत आया। आपने करना क्या है, ब्रैकेट्स को यूज़ करना है जब भी आपने डिवीजन की फॉर्म में इसको लेके जाना है। तो ब्रैकेट क्लोज की, ये देखिए ये हमारा आंसर आया क्या, 33.69। अब आप देखें आपकी बुक से बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है किसका, बीटा का। तो 33.69 डिग्री जो है वो इसका आंसर आया है। अब हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि बीटा का आंसर आया 69 और 33 पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। मैं आपको इसका एक दफ़ा रिव्यू दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का। आपको कोई भी समझ ना आया करे आप कमेंट में ज़रूर पूछा करें। इसी तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करती चलूँ कि
अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। तो अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम पढ़ लेते हैं और इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं कि अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस। एक बोट है, कश्ती है जो कि मूव कर रही है लाइट हाउस से और कितनी 206.6 मीटर, इतने मीटर जो है वो मूव कर रही है और टेक्स 120 सेकेंड्स, और कितने सेकंड्स ले रही है 120 सेकंड्स। और मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम इसको डायग्राम में साथ साथ बनाते रहते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसकी हाइट है और वो कितनी है 206.6 मीटर, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास जो वो टाइम ले रही है वो कितना ले रही है 120 सेकंड्स, वो हमने इस डायग्राम के ऊपर नहीं मेंशन करना। टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को चेंज करने के लिए ऑफ टॉप ऑफ लाइट हाउस, किसकी, जो लाइट हाउस की टॉप है उसकी, अब एक लाइट लगी हुई है उसकी बात हो रही है और साथ में बोट की बात हो रही है। फ्रॉम 60 टू 45 डिग्री, 45 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक। अब दो एंगल बताए गए हैं तो वो हम कुछ इस तरह के बनाएंगे, जैसे हमने पहले भी दो एंगल्स बनाए हुए हैं तो हम इस तरह एंगल बनाते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब दोनों एंगल में से एक एंगल क्या है 45 डिग्री का है और दूसरा एंगल क्या है 60 डिग्री का है। और हम इसको अगर नाम दें तो ऐसे दे देते हैं कि ये ए है, ये बी है, सी है और ये डी है। अब हमने इन दोनों को फाइंड करना है तो हम इसको कह लेते हैं कि ये एक्स है और ये वाई है, तो इन दोनों को फाइंड करना है। अब सबसे पहले जो हमने स्टेटमेंट लिखनी है, अगर वो लिखनी है आपने तो वो लिख रहे हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने क्या लिखना है कि हाइट कितनी है हाउस की, जो हमने इस पे लिखा हुआ है ना सारा, आपने वो इधर स्टेटमेंट्स में लिख लेना है। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी क्या कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो पहले किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए पहले हम वो फाइंड करेंगे, फिर हम उसके अंदर पुटिंग करेंगे। तो पहले एक ट्रायंगल को ले लेते हैं और उसका नाम है बी सी एंड डी। तो ट्रायंगल बी सी एंड डी के अंदर हम देखेंगे कि हमने किन दो चीज़ों की बात करनी है। हाइपोटेन्यूज की तो बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस की। और परपेंडिकुलर और बेस जो है हमने यूज किए हुए हैं किसमें, टेन थीटा में। तो टेन थीटा हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल बी सी डी की बात हो रही है और वो टेन थीटा इक्वल कर रही है किसके, पी डिवाइडेड बाय बी के। टेन थीटा, थीटा यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 60 डिग्री है, हम इसको पुट करेंगे कि टेन 60 डिग्री के इक्वल है। साथ ही साथ परपेंडिकुलर को देखेंगे वो कितना है 206.6 मीटर। तो 206.6 मीटर डिवाइडेड बाय बेस जो कि किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो टेन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है 1.7320। पहले मैंने आपको कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेट करके दिया था। 206.6 मीटर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा और ये जो y है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये देखिए कि इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y का हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन दोनों को डिवाइड करने से आएगा। तो 206.6 1.7320, इसको हमने इधर आके डिवाइड किया तो इन दोनों को जब डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास y इज इक्वल टू 119.28, ठीक है। अब ये आंसर हमारे पास आ चुका है। इसी तरह हमने ट्रायंगल ए बी और सी और डी, इस पूरे को देखना है। तो पूरे को देखने के लिए ए सी डी को देखेंगे। तो ट्रायंगल ए सी डी जो है उसमें भी हम यही देखेंगे कि ये दोनों हमारे पास बेस हैं और दोनों कौन से हैं, एक्स प्लस वाई हैं। और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो इसमें क्या है, वही हाइट जो कि हमने पहले भी बताई थी। तो परपेंडिकुलर बेस देख लिया हमने। अब हमने कहना है कि ये टेन थीटा है इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई बी के, और ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 206.6 डिवाइडेड बाई बेस किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई के, और टेन थीटा किसके इक्वल है 45 डिग्री के, इज इक्वल टू 206.6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो टेन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये 1 के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 206.6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो हम कहेंगे कि 1 इज इक्वल टू 206.6 डिवाइडेड बाई x प्लस y किसके इक्वल है 119.28। अब इस पूरे को उठा के जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 119.28 इज इक्वल टू 206.6। इसको इधर लाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 206.6 माइनस 119.28, और इन दोनों को माइनस करने से हमारा किसका आंसर आएगा, x का आंसर आएगा। ऐसे ही है, तो हमारा x का आंसर क्या आता है 87.32। तो 87.32 हमारे पास x का आंसर आया, और हमारे पास साथ ही साथ y का भी आंसर आया। अब जब हमने इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम B टू A इज क्या x, डिस्टेंस फ्रॉम B टू A इज x। तो डिस्टेंस फ्रॉम B टू A कितना आया था हमारे पास, x के इक्वल है ना, तो x कितना आया 87.32। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम B टू A जो है वो ये है। इसी तरह हमारे पास अब आनी चाहिए क्या, स्पीड। अब स्पीड को देखने के लिए हमने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, s इज इक्वल टू वी टी, पढ़ा है ना। तो s इज इक्वल टू वी टी में से जो v होता है वो क्या होता है, स्पीड होती है। s क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और t जो होता है वो क्या होता है, टाइम होता है। अब जो टाइम हमारे पास मेंशन था क्वेश्चन में, हमने वो इसके अंदर पुट करना है। फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कौन सा है, फ्रॉम बी टू ए वाला, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पीड हमारे पास फाइंड होगी, डिस्टेंस जो हमारे पास x हमने फाइंड किया था, और साथ ही साथ टाइम जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू 87.32 जो कि डिस्टेंस था, और टाइम हमारे पास क्या था 120। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड जो कि हमारे पास आई है 0.727। अब ये स्पीड हमारे पास आ चुकी है। स्टूडेंट साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँ कि अगर आपके पॉइंट के बाद की 1 डिजिट ठीक है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा नेक्स्ट वाला जो इसका डिजिट है वो तो डिफरेंट है, ये वो, इन बातों पे नहीं जाना। सिर्फ आपके पॉइंट से आगे फर्स्ट डिजिट ठीक होना चाहिए, और जो पीछे है वो सारे ठीक होने चाहिए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी आज की वीडियो में हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ है 6.5 का, और इसी तरह हमारी 6.5 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 6.6 भी करेंगे। अगर आप हमारी कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं इस मैथ से रिलेटेड, क्लास 9th की मैथ से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पे जाकर देख सकते हैं। टाइम कोड मेंशन है नीचे वीडियो के। आप कोई भी वीडियो की क्वेश्चन को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जाते जाते आपसे अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।